गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 24 और 25 जुलाई का द हिंदू। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग, बट कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है अभी जो चल रही है, हम वंस अगेन रिपीट कर लेंगे हम लोग फिर से। उपराष्ट्रपति का चुनाव। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि पद हुआ है रिक्त। पद रिक्त हो गया है। किस वजह से? वाइस प्रेसिडेंट वीपी के इस्तीफा से। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन थे अभी? जगदीप धनखड़ जी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति जी को। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही होगा जो पूछा जाता है। पद रिक्त हो गया है, और पद रिक्त हो गया है तो क्या होगा? अब करवाया जाएगा चुनाव। चुनाव के दो पक्ष होते हैं। एक तो जो होता है कैंडिडेट चुनाव में, एक होता है कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है। तो उम्मीदवार कोई है, तो उम्मीदवार कोई बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी योग्यताओं के साथ, जैसे भारत का नागरिक हो। ये तो सबके लिए अनिवार्य होता ही है। एग्ज़ाम में आपका जो पूछा जाता है वो उम्र है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा आपसे जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि लोकसभा की योग्यता उसके पास हो कि राज्यसभा की, तो योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा की। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। इसके पीछे एक रीज़न और भी है, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता भी करता है, तो मेंबर की जो योग्यता है वो राज्यसभा की होनी चाहिए। प्लस एक जो पद सबके लिए है वो लाभ का पद धारण ना करता हो। तो इतनी अगर योग्यता है तो जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है। ये तो इधर का हो गया। दूसरा, चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग जब चुनाव करवाता है तो क्या करेगा? किसी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। रिटर्निंग ऑफिसर का काम क्या होता है? उसके पास आप जो उम्मीदवार होता है वो पर्चा दाखिल करता है अपनी उम्मीदवारी का, कि हम उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पेपर दाखिल होगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर इस बार नियुक्त किसको किया गया है? राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को। राज्यसभा का जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का, वो होता है सेक्रेटरी जनरल। तो ये अल्टरनेट जो है इनको नियुक्त करता है निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से, कि हमारे बिहाफ पे सेक्रेटरी जनरल रिटर्निंग ऑफिसर का काम करेंगे। तो इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं पीसी मोदी, इनको नियुक्त किया गया है। तो कोई उम्मीदवार इनके पास आकर अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। क्या करेगा? पर्चा दाखिल जो हम लोग सुनते हैं, या अपने पेपर दाखिल करेगा उम्मीदवारी का। तो इसमें जब पर्चा दाखिल करेगा तो 2-3 शर्तें होती हैं। 20 प्रपोजर होंगे, 20 प्रपोजर्स के साइन हों। प्रपोजर्स क्या होते हैं? जो इलेक्टर्स होते हैं। इलेक्टर मतलब जो वोटर हैं। वोटर यहाँ कौन है? जो सांसद हैं। और 20 या 20 सेकेंडर्स होते हैं। इनके साइन होने चाहिए पेपर में। प्रपोजर मतलब प्रस्तावक। सेकेंडर्स का आप लोग देख लेंगे क्या होगा। तो ये पर्चा दाखिल हो जाएगा। इसके बाद होगा चुनाव। चुनाव होगा तो चुनाव प्रणाली कैसी होगी आपसे पूछा जाता है सारी चीज़ें।
चुनाव प्रणाली के क्रम में एक बात आपको याद रखनी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ही विधि से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। इसकी एक पद्धति होती है, उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति इंग्लिश में है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब है ट्रांसफरेबल, मतलब ये वोट क्या होगा, आपका वोट आपका ट्रांसफरेबल होता है। कैसे? जैसे 3 लोग चुनाव में अगर खड़े हैं, वहाँ पर मान लीजिए ये 3 लोग खड़े हैं, ए, बी और सी। तो जब वोट देने जाएगा एक सांसद, तो इसमें रैंकिंग करेगा कि पहला नंबर हम बी को देना चाहते हैं, अगर बी नहीं जीता तो दूसरे नंबर पर हम सी को काउंट कर लीजिए और तीसरे नंबर पर ए। तो ये वरीयता क्रम पर, वरीयता के आधार पर वोटिंग करते हैं, प्रेफरेंस के आधार पर वोटिंग होती है इसमें। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? सिंपल आप बोलिए अप्रत्यक्ष होता है। क्यों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? क्यों? क्योंकि जनता सीधे वोट नहीं करती है, जनता सीधे वोट नहीं करती है। जहां जनता सीधे वोट करती है वो चुनाव होता है प्रत्यक्ष। तो एक तो चुनाव प्रणाली हो गई, दूसरा इसका एक एस्पेक्ट और क्या है, मतदाता यहाँ कौन से होंगे? तो मतदाताओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। पूछा जाता है आपसे, या इलेक्टोरल कॉलेज का हो जाएगा हिंदी में निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के सभी सदस्य। सभी सदस्य, यहाँ पर सभी सदस्य का मतलब चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे निर्वाचित हो या चाहे नामित हो, नॉमिनेटेड। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं नॉमिनेटेड, तो दोनों ही शामिल होते हैं इसमें। संसद के सभी सदस्य होते हैं जो वोट करते हैं। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स बिल को पेश किया गया है। स्पोर्ट्स बिल लोकसभा में पेश किया गया है। प्रस्तुत किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें मेन जो मुख्य प्रावधान है वो क्या है, अभी तो पेश किया गया है, फिर सिलेक्ट कमेटी को हो सकता है भेजा जाए या कुछ और चीज़ें चेंज हो, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें रखना है। जैसे एक राष्ट्रीय स्पोर्ट बोर्ड बनेगा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, सभी खेलों का, जो देश में खेल होते हैं सभी खेलों का विनियमन करना, रेगुलेट करना, और सभी बोर्ड जो सभी खेलों के जो वो शीर्ष संस्था है वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्निशन, या सभी खेलों के निकायों को पंजीकृत करना होगा या मान्यता लेनी होगी इससे।
एक तो प्रावधान ये हो गया इसमें। दूसरा इसमें यहाँ पर है, एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या करती है? निर्णय करेगी। किस मामले में? तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एनएसबी, राष्ट्रीय खेल बोर्ड के निर्णयों को या आदेशों को यहाँ पर चुनौती दे सकते हैं। आदेशों को चुनौती यहाँ दी जाएगी और इसके आदेश के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। ठीक। और एक यहाँ पर बनाया जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनाएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल का गठन करेंगे ये लोग, जो चुनाव संबंधी एडवाइस देगा। और इन सभी खेलों के जो बोर्ड हैं उनको आरटीआई के अधीन लाया जाएगा। आरटीआई के अधीन रखा गया है, मतलब ये आरटीआई के दायरे में आ गए हैं। जैसे कि बीसीसीआई अभी तक बाहर चल रहा था, तब इसके दायरे में आ जाएंगे सब। अच्छा, ये जो बिल लाया जा रहा है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल या स्पोर्ट्स बिल, इसका रीजन क्या है? एक रीजन एक ये है कि भारत जो है चाह रहा है कि 2036 के ओलंपिक की मेजबानी। तो इसके लिए हमें करना होगा हमारे देश में स्पोर्ट्स में रिफॉर्म्स। इसीलिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस, खेल खेल शासन में सुधार, स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार, इसलिए ये लाया जा रहा है ताकि सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है, आप लोग सुने होंगे गृह मंत्रालय का जो कार्यालय है वो शिफ्ट हुआ है। कहाँ शिफ्ट किया गया है? इसका नॉर्थ ब्लॉक से कहाँ शिफ्ट हुआ है? सेक्रेटेरिएट में। सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में शिफ्ट किया गया, जो नया बिल्डिंग बना है वहाँ पर। और नॉर्थ ब्लॉक में ऑफिस को म्यूजियम बना दिया जाएगा। जिसे नाम दिया जाएगा युगे युगीन भारत म्यूजियम। हिंदी में आप लोग लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर चर्चा की गई है। इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। किस विषय पर? राष्ट्रपति और
राज्यपाल की शक्तियों पर विशेष रूप से अनुच्छेद 200 और 201 पर। शक्तियां कौन सी हैं? विधेयक पर सहमति देने से। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था, और उस निर्णय के तहत ये कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल एक निश्चित समय सीमा के अंदर विधेयकों पर सहमति देंगे। कौन से विधेयक? राज्य के विधेयक विशेष रूप से। तो इनकी टाइमलाइन फिक्स कर दी थी राष्ट्रपति और राज्यपाल की कि इतने समय के भीतर समय सीमा तय हो गई। उसी को लेकर कुछ प्रश्न पूछे हैं प्रेसिडेंट महोदय ने कि क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी निर्देश दे सकता है विधेयक के मामले में। इसलिए यह न्यूज़ में आया है। अब ये जो मांगा है इन्होंने, जिसे सलाह मांगी है, राष्ट्रपति ने, इसके दो पक्ष होते हैं जो आपसे एग्जाम में यहाँ पूछा जाता है कि एक तो सलाह मानने के लिए बाध्य होना, सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, सलाह मानने के लिए बाध्यता, या सलाह देने के लिए बाध्यता। दोनों ही चीज़ों में ना तो राष्ट्रपति बाध्य है और ना तो सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। तो राष्ट्रपति बाध्यता नहीं, यहाँ लिख दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। मतलब सलाह ही तो है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है देने के लिए कि वो देगा ही देगा, और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये है। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह देना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह के लिए 5 जजों की पीठ का गठन करेगा, कम से कम। अब 5 जजों की पीठ का गठन होगा तो ये सुनवाई करेगी मामले की, जो इन्होंने जो क्वेश्चन रेफर किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर सुनवाई करेगी। दोनों पक्षों को बुलाकर, जो सरकार है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करेगी और इसके आधार पर निर्णय आएगा। इसके आधार पर निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट। निर्णय से अच्छा है, निर्णय तो आएगा ही, खैर निर्णय, यही निर्णय क्या होगा? सलाह होगा राष्ट्रपति के लिए। यहाँ एक बात आपको जो याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, नोट में आप नोट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रेसिडेंट के रूप में यूज किया जाता है। मतलब उसको कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में दिखा के कहा जा सकता है कि ये मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो वह कोर्ट मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक, यहाँ जो निर्णय है ये सलाह वाला, इसको कोई भी न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं।
किंतु इसके तर्कों को या कंटेंट को अपने निर्णय में शामिल कर सकता है। क्रक्स यही है। मतलब कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये सलाह दी थी, अब इसको जो भी जिस मामले में सलाह दी उसको लागू किया जाए, तो वो लीगलाइज रूप से कोई भी कोर्ट बाध्य नहीं है मानने के लिए। क्रक्स इसका यही है। नेक्स्ट हम 25 तारीख के देखते हैं कुछ न्यूज़। जैसे इरडा के चेयरमैन इरडा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय सेठ। इरडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले इरडा ही था, बाद में आई जोड़ा गया। ये काम क्या है इसका? ये बीमा क्षेत्र का नियामक है। बीमा क्षेत्र का नियामक निकाय है, रेगुलेटरी बॉडी है। और इस समय यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। सांविधिक जैसे बीमा क्षेत्र का इरडा हो गया, ठीक है। स्टॉक मार्केट का, शेयर बाजार का रेगुलेटरी बॉडी सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है आरबीआई। पेंशन सेक्टर का पीएफआरडीए। और बीमा क्षेत्र का हमने पढ़ ही लिया, इरडा। तो ये कभी कभी मैचिंग का आता है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी नीति आई है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की गई है। पहली नीति आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में। ये दूसरी नीति है, दूसरी राष्ट्रीय सहकारी नीति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पर। मालदीव आप जानते ही हैं कहाँ पर है। अगर हम ये भारत मान लें, ये लक्षद्वीप मान लें, ये मिनिकॉय है और ये मालदीव है। ये आपका मिनिकॉय, ये है लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री जी यहीं पर आए हुए हैं। ये है 8 डिग्री चैनल, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी कभी।
मालदीव और मिनी निकाय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। चूँकि मिनी निकाय भारत का हिस्सा है तो क्वेश्चन आता है कि मालदीव और भारत को कौन अलग करता है, तब भी आप कहेंगे 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मिनी निकाय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो यहाँ की यात्रा पर गए हुए प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पर 16th स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 16th स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमंत्रित थे भारत के प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी क्या थे? गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग बुलाते हैं गेस्ट को, वैसे ही मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है। एक और चीज़ है, हाई कोर्ट के जज के बारे में है। डेटा आया है तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे भारत में कुल कितने जज हैं हाई कोर्ट के? तो उनकी स्ट्रेंथ है 1122। इसमें से 371 वैकेंसी खाली हैं। 371 पोस्ट खाली हैं। रेस्ट ऑफ 751 जो बच रही हैं, ये काम कर रहे हैं इतने लोग। अब देखिए, जब इतनी वैकेंसी खाली होंगी तो इसका मतलब क्या है, आपको सीधे लगाना है कि इससे क्या होगा, न्यायालयों में पेंडेंसी क्या होगी। न्यायालयों में जो पेंडेंसी है, केस पेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम, पेंडेंसी बढ़ेगी। तो न्यायालयों में पेंडेंसी बढ़ने का एक कारण ये है कि हाईकोर्ट के जजों की जो स्ट्रेंथ है, पोस्ट है, वो खाली रहती हैं। कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे भारत में जो न्यायपालिका है ऐसे है। यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय है सबसे नीचे, जिनको हम लोग बोलते हैं जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जिला स्तर पर होती हैं। इसके बाद है आपका हाई कोर्ट और इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। हर राज्य में है एक हाई कोर्ट और ये एक है पूरे भारत में, एक ही सुप्रीम कोर्ट। तो इसके खिलाफ अपील यहाँ होगी, इसके जजमेंट के खिलाफ अपील यहाँ होती है। ये आपस में जुड़ी हुई है, इसी को बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, दोनों जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनका इस्तीफा अगर देना हो तो जो नियुक्ति करेगा वही, इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया सेम है। हटाने की प्रक्रिया के क्रम में आपको आधार पता हो, ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पर हटा सकते हैं या किस आधार पर हटाओगे, कुछ ग्राउंड देना होगा। तो ग्राउंड वही है
मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी अक्षमता और दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार नहीं होता है मिसबिहेवियर, कुछ और होता है। तो इन दोनों आधारों पर हटा सकते हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी हो गई। इसी के साथ हम लोग 2 दिन का ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।